नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द अपडेटेड यूथ पर। दोस्तों, इस वीडियो के ज़रिए आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली सर्विस बिल 2023 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में संसद में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 2023 पारित हुआ। दोस्तों, ये जो अधिनियम है, ये दिल्ली सरकार के द्वारा जो भी प्रशासनिक तबादले और नियुक्तियां की जाती थी, उनको वापस राज्यपाल को सौंप दिया जाता है। ये बिल इन बातों से रिलेटेड है। तो दोस्तों, इस वीडियो के ज़रिए हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है ये दिल्ली सर्विस बिल या फिर दिल्ली सरकार अधिनियम 2023, ये क्या है। दोस्तों, हाल ही में संसद में गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2023 पारित किया गया। सरकार संसद के मानसून सत्र के दौरान दोनों सदनों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार विधेयक 2023 लेकर के आई और इसे पास भी कराया। ये बिल 1 अगस्त को लोकसभा में पेश किया गया, 3 अगस्त को लोकसभा में पारित हो गया और 7 अगस्त को राज्यसभा में पारित हो गया और 12 अगस्त को राष्ट्रपति ने भी इस पे साइन करते हुए इसे पारित कर दिया और इस अध्यादेश को, इस ऑर्डिनेंस को एक बिल का रूप दे दिया, जो कि बाद में एक एक्ट बन गया, जो कि अब एक एक्ट के रूप में काम कर रहा है और ये पूरे दिल्ली पर लागू होता है, दिल्ली सरकार पर भी लागू होता है। इसके पक्ष में दोस्तों 131 वोट पड़े और विरोध में 102 वोट पड़े। ये जो पूरा का पूरा मैटर है, अगर इसको हम शुरू से देखें तो हाल ही में मई 2023 में राष्ट्रपति द्वारा दिल्ली में सेवाओं के प्रशासन के लिए एक व्यापक योजना प्रदान करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अध्यादेश 2023 यानी गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2023 को पारित किया गया था। ये जो अध्यादेश है, ये जो ऑर्डिनेंस है, इसे केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया था ताकि जो भी यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों के ट्रांसफर और उनकी नियुक्तियों से जुड़ा हुआ केस है, उसकी पूरे के पूरे अधिकार वापस लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली को मिल जाएं। जो उपराज्यपाल हैं दिल्ली के, उनको ये सारे के सारे अधिकार वापस मिल जाएं, इसलिए ये ऑर्डिनेंस पास कराया गया था। क्योंकि ये जो ऑर्डिनेंस होता है, इसे 6 महीने के अंदर लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा पारित कराया जाना, यानी इसे एक विधेयक के बाद एक्ट बनाने के लिए 6 महीने का टाइम होता है, यानी 6 महीने के अंदर इसे आप पूरा का पूरा एक्ट बनवा सकते हैं, पारित कराना जरूरी होता है। अदरवाइज ये जो ऑर्डिनेंस होगा, ये पूरा का पूरा एंड हो जाएगा और फिर इसके आगे इसके कोई भी रूल्स काम नहीं करेंगे। तो इसलिए मई 2023 में ही जब इस ऑर्डिनेंस को पास किया गया, उसके बाद अगस्त में इसे एक विधेयक के रूप में संसद में पेश किया गया केंद्र सरकार के द्वारा और फिर इसे अब पास करा के एक एक्ट का रूप प्रदान कर दिया गया है। अगर हम इसके प्रावधानों की बात करें तो अध्यादेश दिल्ली में प्रमुख नौकरशाही पदों पर नियुक्तियां करने की शक्ति उपराज्यपाल को सौंपता है। यह उपराज्यपाल को अधिकारियों के स्थानांतरण और पदस्थापना की शक्ति भी देता है, जो पहले निर्वाचित सरकार की जिम्मेदारी थी। अध्यादेश में यह भी कहा गया कि उपराज्यपाल निर्वाचित सरकार के बीच किसी भी तरह के मतभेद की स्थिति में उपराज्यपाल का मत अधिभावी होगा, मतलब जो भी उपराज्यपाल कहेगा वही माना जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इससे पहले जो भी यहाँ पर जिम्मेदारी थी, जो भी यहाँ पर अधिकार थे, किसी भी अधिकारी को नियुक्त करने और उसका स्थानांतरण यानी ट्रांसफर करने का जो भी अधिकार था, वो दिल्ली सरकार के पास आ गया था जब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर 19 मई 2023 को एक फैसला सुनाया था। उसके अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो भी यहाँ पर दिल्ली सरकार है, दिल्ली सरकार को लैंड, पब्लिक सिक्योरिटी और पुलिस को छोड़ करके दिल्ली में किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त होता है। तो इस हिसाब से जो अधिकारियों के स्थानांतरण और नियुक्तियों की जो बात थी, अब वो शक्ति आ जाती है दिल्ली सरकार के पास। लेकिन साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि जो दिल्ली सरकार है, वो इन विषयों पर यहाँ पर अधिकार प्राप्त तो करती है, लेकिन केंद्र सरकार को जल्द ही इसके ऊपर कोई एक ऑर्डिनेंस या कोई एक बिल पास कराना होगा और जैसा केंद्र सरकार कहेगी बाद में, वैसा ही एक्ट बनने के बाद वैसे ही रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा दिए जाएंगे। तो इसीलिए फिर केंद्र सरकार ने यहाँ पर क्या किया, केंद्र सरकार ने एक ऑर्डिनेंस पास कराया जिसके अंतर्गत जो भी यहाँ पर प्रमुख नौकरशाही पद हैं, उनकी नियुक्तियां और उनके स्थानांतरण की जो भी अधिकार हैं,
वो वापस दिल्ली सरकार से लेकर के, इस ऑर्डिनेंस के तहत वापस दिल्ली सरकार से लेकर के वहाँ के दिल्ली के उपराज्यपाल को सौंप दिए जाते हैं, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनको सौंप दिए जाते हैं। यानी एक तरीके से इसमें जो भी दिल्ली सरकार की शक्तियां थी, उन शक्तियों को वापस से उपराज्यपाल के हाथ में दे दिया जाता है। क्योंकि उपराज्यपाल का चयन केंद्र सरकार के द्वारा होता है, इस वजह से उपराज्यपाल एक तरीके से केंद्र सरकार के प्रति जवाबदेह होगा। तो यहाँ पर एक तरीके से ये शक्तियां केंद्र सरकार के अधीन में ही आ जाती हैं। इससे पहले हम एक चीज समझते हैं दिल्ली के बारे में, कि जो दिल्ली है उसके बारे में हम ये जानते हैं कि ये हमारी एक यूनियन टेरिटरी के रूप में है। क्योंकि यूनियन टेरिटरी में यहाँ पर केंद्र सरकार का पूरा अधिकार होता है, लेकिन जो दिल्ली है वो यूनियन टेरिटरी होने की जगह पर इसे एक केंद्र शासित प्रदेश की जगह पर एक पूरा का पूरा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली नाम दिया गया। मतलब इसे कुछ विशेष अधिकार प्राप्त प्रदान किए गए। जो भारतीय संविधान के 69वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1991, इसके तहत संविधान में एक नया अनुच्छेद 239 ए जोड़ा गया, जो कि दिल्ली को एक विशेष अधिकार प्राप्त करता है। मतलब दिल्ली के पास यहाँ पर कुछ ऐसे अधिकार होंगे जो बाकी यूनियन टेरिटरीज के पास नहीं होंगे। इस अनुच्छेद के अनुसार दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश होने के बावजूद दिल्ली में विधानसभा भी होगी और एक मंत्री परिषद भी होगी। इसका मतलब ये हुआ कि दिल्ली में विधानसभा अगर है तो विधानसभा चुनाव भी होंगे और साथ ही साथ मुख्यमंत्री का चयन भी किया जाएगा। इसका मतलब दिल्ली में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरह दो तरीके की सरकारें काम करेंगी, यानी दोनों सरकार के अधिकार होंगे दिल्ली के ऊपर। दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश की जगह पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली यानी नेशनल कैपिटल टेरिटरी के नाम से जाना जाने लगा। और साथ ही साथ इस अनुच्छेद के तहत दिल्ली का एक उपराज्यपाल भी नियुक्त किया गया, जो कि केंद्र सरकार के प्रति जवाबदेह होगा। अगर हम दिल्ली की संवैधानिक स्थिति की बात करें तो दिल्ली को एक संघ राज्य क्षेत्र बनाए रखने और उसके साथ साथ वहां पर उसे एक विशेष दर्जा प्रदान करने, यानी एक विधानसभा और मंत्री परिषद की व्यवस्था करने की जो भी सुझाव हैं वो बालकृष्ण समिति ने, एस बालकृष्ण समिति ने, कमिटी ने प्रोवाइड किए थे। इसी समिति के सुझाव के आधार पर ही दिल्ली को यहाँ पर एक विशेष दर्जा प्रदान किया गया था। समिति के सिफारिशों के आधार पर संसद ने 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के माध्यम से संविधान में अनुच्छेद 239 ए और 239 ए बी शामिल करके इसमें दिल्ली से संबंधित नए प्रावधान किए। संसद ने अनुच्छेद 239 ए के प्रावधानों का अनुसरण करते हुए दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र अधिनियम 1991 पारित किया। और जब ये अधिनियम पारित हुआ तो इस अधिनियम के बाद दिल्ली को यहाँ पर एक विशेष दर्जा प्राप्त हो गया। इसी अधिनियम और अनुच्छेद 239 ए और 239 ए बी और 239 बी में जो भी प्रावधान लिखे गए हैं, उन्हीं प्रावधानों के अनुसार वर्तमान में दिल्ली में प्रशासन चलाया जाता है। तो ये हमारी दिल्ली की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और दिल्ली की जो संवैधानिक स्थिति है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर है, वो प्रदर्शित करता है कि कैसे इन अनुच्छेद के अनुसार यहाँ पर दिल्ली में सरकार काम करती है। अगर हम इस पूरे के पूरे केस को स्टार्टिंग से देखें दोस्तों, तो इस केस में सबसे पहले जब दिल्ली को यहाँ पर विशेष दर्जा प्राप्त हुआ तो जितने भी ये हमारे मेन अधिकार थे, जितने भी राइट्स थे, वो सारे के सारे जाते थे किसके पास? जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता था, जो हमारा उपराज्यपाल होता था। इसके बाद यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने 11 मई 2023 को अधिकारियों पर नियंत्रण का अधिकार दिल्ली सरकार को दे दिया। यानी जो भी हमारे ब्यूरोक्रेट्स होंगे, जो भी हमारे उच्च अधिकारी होंगे, उनका जो भी नियुक्ति होगी, जो भी उनका ट्रांसफर होगा, उन सभी चीजों के ऊपर कंट्रोल दिल्ली सरकार को दे दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार दिल्ली में जमीन, सार्वजनिक सुरक्षा यानी पब्लिक सिक्योरिटी और पुलिस को छोड़ करके दिल्ली की सभी सेवाओं पर किसी भी विषय पर वो एक अधिनियम या कोई कानून बना सकती है। तो ये अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई 2023 को दिल्ली को प्रदान किया था। लेकिन साथ में ये भी कहा था कि जो वहां के उपराज्यपाल होंगे
वो दिल्ली सरकार की सलाह पर काम करेंगे। फिर इस चीज को देखते हुए केंद्र सरकार ने क्या किया, केंद्र सरकार ने एक हफ्ते बाद 19 मई को एक ऑर्डिनेंस पास किया और अध्यादेश को लाकर कोर्ट का फैसला बदलकर ट्रांसफर और पोस्टिंग का जो अधिकार है वो वापस उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर को दे दिया। क्योंकि अब ये अध्यादेश आ गया और इस अध्यादेश को 6 महीने के अंदर पारित कराना जरूरी होता है, इसीलिए लोकसभा में गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2023 पेश किया गया और फिर इसे बाद में एक्ट के रूप में तैयार किया गया, यानी दिल्ली सर्विसेज बिल बनाया गया। जो मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ थे, उनकी अगुवाई वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने 11 मई को फैसला सुनाते हुए कहा था कि दिल्ली में जमीन, पुलिस, कानून व्यवस्था को छोड़कर बाकी सारे प्रशासनिक फैसले के लिए दिल्ली सरकार स्वतंत्र होगी। जो अधिकारी और कर्मचारी होंगे उनके ट्रांसफर और पोस्टिंग भी दिल्ली सरकार कर पाएगी। इन 3 मुद्दों को छोड़ करके दिल्ली सरकार के बाकी फैसले मानने के लिए उपराज्यपाल जो होगा वो बाध्य होगा। इस फैसले से पहले दिल्ली सरकार के सभी अधिकारियों के स्थानांतरण और तैनाती के जो अधिकार थे वो उपराज्यपाल के पास ही थे। बाद में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद ही ये जो अधिकार हैं वो ट्रांसफर होकर के आते हैं दिल्ली सरकार के पास, लेकिन फिर अध्यादेश बनाने के बाद, केंद्र सरकार के द्वारा अध्यादेश बनाने के बाद ये सारे के सारे राइट्स जो है वापस चले जाते हैं उपराज्यपाल के पास। और अब बाद में इसे एक यहाँ पर एक्ट तैयार कर दिया गया है, इसलिए क्योंकि अब ये एक्ट बन गया तो अब इसमें कुछ हो भी नहीं सकता, मतलब सारी की सारी जो ये पावर्स हैं, ये पावर्स अब राज्यपाल के पास ही, उपराज्यपाल के पास ही रहेंगी। कोर्ट के फैसले के एक हफ्ते बाद 19 मई को केंद्र सरकार एक अध्यादेश ले आई। केंद्र ने गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली ऑर्डिनेंस 2023 लाकर प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति और तबादले का अधिकार वापस उपराज्यपाल को दे दिया। इस अध्यादेश के तहत राष्ट्रीय राजधानी सिविल सर्विसेज अथॉरिटी का गठन किया जाएगा, यानी जो ये हमारा ऑर्डिनेंस है, इस ऑर्डिनेंस और एक्ट के तहत अब दिल्ली में भी एक यहाँ पर एनसीटी सर्विसेज अथॉरिटी का गठन किया जाएगा। और ये जो अथॉरिटी होगी, इस अथॉरिटी के जो सदस्य होंगे वो दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्य सचिव और गृह सचिव बनाए जाएंगे। जो मुख्यमंत्री होंगे वो इस अथॉरिटी के अध्यक्ष होंगे और जो भी यहाँ पर फैसला लिया जाएगा वो बहुमत के आधार पर सारे के सारे फैसले पारित किए जाएंगे, यानी वोटिंग होगी, वोटिंग से जो भी हमारा मेजॉरिटी होगी, मेजॉरिटी के बेसिस पे जो भी फैसले होंगे वो ये अथॉरिटी यहाँ पर रूल को आगे पेश करेगी। हालांकि प्राधिकरण के सदस्यों के बीच मतभेद होने पर दिल्ली के उपराज्यपाल का फैसला अंतिम माना जाएगा, यानी अगर यहाँ पर किसी भी तरीके से प्राधिकरण के जो भी सदस्य हैं उनके बीच में अलग अलग मतभेद होते हैं, यानी वो किसी भी एक बात पर सहमत नहीं होते, तो उस केस में जो भी यहाँ पर उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर जो भी फैसला लेंगे वही फैसला अंतिम फैसला माना जाएगा। इसके साथ साथ जब ये एक्ट पास किया गया, दिल्ली सर्विस बिल जब पास किया गया, तो इसके साथ साथ यहाँ पर उसमें एक विधेयक में एक नई धारा भी जोड़ी गई, धारा 45D। जो धारा 45D है, ये दिल्ली में अलग अलग अथॉरिटी, बोर्ड, आयोगों और वैधानिक निकायों के अध्यक्षों व सदस्यों की नियुक्ति व स्थानांतरण से जुड़ा है। मतलब अब दिल्ली में अगर कोई भी अथॉरिटी या बोर्ड या कमीशन या किसी भी वैधानिक निकाय को बनाना हुआ या उसके अध्यक्षों या सदस्यों की नियुक्ति करनी हुई या उनका ट्रांसफर करना हुआ, तो ये सारे के सारे फैसले डायरेक्ट दिल्ली सरकार नहीं ले सकती है। वो सारे के सारे फैसले यहाँ पर अथॉरिटी, जो भी यहाँ पर अथॉरिटी बनाई गई है, जो हमारी सर्विसेज अथॉरिटी है, सिविल सर्विसेज अथॉरिटी है, उसके अंडर में ही ये सारे के सारे फैसले लिए जाएंगे। विधेयक में नए जोड़े गए प्रावधान के तहत अब नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी की सिफारिशों के मुताबिक ही दिल्ली सरकार के बोर्ड और आयोगों में नियुक्तियां व तबादले होंगे। तो इस हिसाब से यहाँ पर दिल्ली सरकार से जो भी सुप्रीम कोर्ट के जरिए दिल्ली सरकार के पास अधिकार आए थे वो वापस दिल्ली सरकार से ले लिए जाते हैं और वापस उपराज्यपाल को सौंप दिए जाते हैं, क्योंकि उपराज्यपाल यहाँ पर केंद्र सरकार के प्रति जवाबदेह होता है। इसलिए यहाँ पर हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि केंद्र सरकार कि इसमें ज्यादा हस्तक्षेप होगा। ये सारे के सारे केंद्र सरकार का ये कहना है कि ये सारे के सारे फैसले इसलिए किए गए हैं ताकि दिल्ली में यहाँ पर लोगों को एक अच्छा प्रशासनिक माहौल दिया जा सके, दिल्ली में और अच्छे काम हो सके। और जो भी दिल्ली में जैसे कि अभी हमने देखा कि हाल ही में कई सारे दंगे भी हुए दिल्ली में और
कई सारे यहाँ पर हिंसा भी हुई। तो इन सभी तरीके की दिक्कतों को दूर करने का हवाला देते हुए केंद्र सरकार ने यहाँ पर इस बिल को पास किया। केंद्र सरकार का ये कहना है कि अगर ये बिल आ जाता है तो ऐसे कई सारे दिल्ली की समस्याओं को यहाँ पर दूर किया जा सकता है। तो ये हमारा एक्ट था पूरा का पूरा, दिल्ली सर्विस बिल 2023, जो कि दिल्ली सरकार से कुछ प्रशासनिक अधिकारियों के जो लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो राइट्स यहाँ पर दिल्ली सरकार से केंद्र सरकार के पास यानी उपराज्यपाल के पास वापस चले जाते हैं। आई होप दोस्तों इस वीडियो के जरिए जो भी बातें हैं वो आपको समझ में आई हो और जो भी इम्पोर्टेंट जानकारी है वो आप तक पहुंच गई हो। धन्यवाद दोस्तों।